मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंह है। मैं रामचौरा थाना कैंपियरगंज गोरखपुर का निवासी हूँ। मैं वर्तमान समय में आईटीबीपी में कार्यरत हूँ। मेरा मामला ये है कि मेरी शादी मनीषा चौधरी से 11 जनवरी 2023 को हुई थी। हमारा लगभग 1.5 साल से एक दूसरे से परिचय था। उस परिचय के दौरान मनीषा के व्यवहार में जो परिवर्तन हुए उसकी वजह से मैं उससे दूर होने की कोशिश करने लगा। लेकिन चूँकि वो पेशे से वकील है, इसलिए उसने अपने वकील मित्रों और तमाम जानने वालों के दबाव में मुझे लेना शुरू कर दिया। मेरे साथ रहने की वजह से उसके पास मेरे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट्स, घर वालों के फ़ोन नंबर सब कुछ उसके पास मौजूद हो गए थे। और रह के वो कभी सीईओ के पास, कभी कहीं मेडिकल ऑफिसर के पास, कहीं भी फ़ोन लगाने की धमकी देती रहती थी। और चूँकि नौकरी मेरी शुरू में वही 3-4 साल की नौकरी हुई थी और मैं डर भी रहा था, इस तरह से परिवार में ऐसे कोई बातें आएँगी तो परिवार का नाम बदनाम होगा, फिर नौकरी खराब होगी। इन सब चीज़ों से मैं डरता रहा। उसी डर का वो फ़ायदा उठाते हुए मुझे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करते हुए चली गई। फिर जब मैं 10 जनवरी 2023 को उसके पास लखनऊ पहुंचा, उसने बुलाया ये कहते हुए कि चले आओ, आखिरी बार, कोई बात नहीं, हमारा एक दूसरे के बीच के मामले को सॉर्ट आउट कर लेंगे, लेकिन एक बार आओ। वो मेरी गलती थी कि मैं उससे मिलने चला गया और उसने वहाँ पर सारे सेटअप बैठा रखे थे मुझे फंसाने के लिए। और वहाँ पर उसने जबरन मुझसे शादी करी आर्य समाज मंदिर लखनऊ, जहाँ से उसने स्टे ऑर्डर लिया 12 जनवरी को 2023 में, यह कहते हुए कि हम उन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली है और हमारे निजी जीवन में कोई दखल अंदाजी ना करे, अपने बाप के खिलाफ लिखवाते हुए उसने ऐसा सब कुछ किया। फिर ये मामला, उसके बाद हम लखनऊ में एक उद्यम है, फिर उसको जब घर लेके आया गया, घर में रहने लगे, मैं ड्यूटी चला गया। अब उसने घर में अपना नया रूप दिखाना शुरू कर दिया था। माँ बाप को मारने, गाली देने, तमाम चीज़ें करने लगी और कहने लगी कि सारा जायदाद मेरे नाम कर दो, मैं वकील हूँ, ऐसे नहीं छोड़ो, और तुम्हारे बेटे ने शादी की है, मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं उसकी पत्नी हूँ, सब कुछ जायदाद मेरे नाम। मतलब इस तरह से न जाने कितनी बार झगड़ा करना शुरू कर दिया उसने। मैं ड्यूटी पर ही था, इसने पूरा हंगामा करके घर छोड़ दिया। घर छोड़ते ही इसके पास जो मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, और चूँकि मेरी ईमेल आईडी उसके फ़ोन में लॉगिन थी, उसके माध्यम से इसने मेरे सोशल आईडी के थ्रू वो सारे डॉक्यूमेंट्स लीक किए और उल्टा सीधा जालसाजी की बातें करने लगी मेरे ही आईडी से, सोशल आईडी से। और उससे घबरा कर मुझे परेशान किया गया, मतलब बटालियन वालों ने कहा कि ऐसी चीज़ें क्यों कर रहे हो। तो मैंने इससे बात की कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था इस बात को लेकर, मैं चाहे परेशान हूँ, नौकरी चली जाए, कुछ भी होने लगे। फिर इसने, अब उन सब चीज़ों से मैं आहत हुआ, तो मैंने सोचा कि साइबर क्राइम पे मैं एक कंप्लेंट डाल देता हूँ, नहीं तो क्या होगा कि बाद में अगर कहीं कुछ फंसता हूँ तो कोई रिपोर्ट नहीं होगी तो दिक्कत होगी। अब उसकी रिपोर्ट उसके पास तक पहुँची कि इसने साइबर क्राइम पे मेरे खिलाफ़ रिपोर्ट लिखा है। गुस्से में आकर उसने हाथ की नसें काटी और जेल भिजवाने की धमकी देने लगे। उसके माँ बाप भी मेरे खिलाफ़ उस तरह से दुनिया भर की बयानबाजी करने लगे। तब जाकर मैंने वकील से बात की और जुडिशल सेपरेशन का मुकदमा दायर कर दिया लखनऊ फैमिली कोर्ट से। ये मुकदमा दायर होते ही उसको खबर मिली, उसने तुरंत 498, 377, 509, 3 तमाम धाराओं में पूरी तरह से पूरे परिवार को और मुझे फंसाकर एफआईआर कर दिया। उस एफआईआर को क्वैशिंग के लिए मैं 482 के तहत गया हाई कोर्ट, जहाँ से स्टे ऑर्डर मिल गया। अब स्टे ऑर्डर मिल गया, उस एफआईआर पर कुछ हुआ नहीं, उसको और परेशानियाँ बढ़ने लगीं। तब जाके वो मेरे बटालियन जाना शुरू कर दी, जहाँ मैं काम करता था। बटालियन पर जाना, तरह तरह की शिकायत पत्र लिखकर कि ये कैरेक्टरलेस है, ये धोखाधड़ी करता है, फ़ौज के साथ गद्दारी करता है, ऐसी बातें लिख कर फ़ौज में मेरे खिलाफ़ पत्र भेजने लगे और जाकर वहाँ पर इंटरव्यू भी देने लगे लोकल मीडिया चैनल्स को। इसकी वजह से मेरे ऊपर दबाव बढ़ने लगा। एक फॉर्मल इंक्वायरी सेटअप की गई बल मुख्यालय द्वारा। फिलहाल उस पर मुझे स्पष्टीकरण देकर उस चीज़ से निकाल दिया है, लेकिन इसके बाद भी इसको लगा कि अब कुछ नहीं हो रहा तो और नई चीज़ें करी जाए। इसने अपने वकीलों से मिलकर मुझे देशद्रोही साबित करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल के नाम पत्र लिखा और वहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास लेटर गया, वहाँ से डीजी हेडक्वार्टर तक आया, उसके बाद मेरे तक पहुँचे पत्र। फिर मेरे ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी बैठा दी, जिसको लगभग मैंने 1.5 महीने तक फेस किया। हर जगह मुझे आना जाना और हर जगह शक की निगाहों से देखा जाने लगा। पूरी इंक्वायरी जब समाप्त हुई तो मुझे क्लीन चिट मिल रहा है। अब क्लीन चिट मिलने के बाद उसको और परेशानी होने लगी कि यहाँ भी बच गया। फिर उसने दोबारा पत्र लिखा और अब की बार उसने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को लिखा। फिर वहाँ की इंक्वायरी शुरू हुई, चूँकि पुरानी बातें थी, अभी तक वो इंक्वायरी चली रही थी।
ये सब होने के बाद मैं सिक्किम में था, वो सिक्किम में आई और रहने की जिद करने लगी। तो वहाँ पर अपर ऑफिशियल्स ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर आप लोगों का ये पारिवारिक विवाद है, कोई ऐसा विवाद, नेशनल विवाद तो है नहीं, इसको आप साथ में ले जाइए और कोर्ट के थ्रू जो भी मध्यस्थता बनती है वो मध्यस्थता करिए और बात को ख़त्म कीजिए। नहीं तो आपकी नौकरी पर तो आँच आनी शुरू हो गई है, जिस तरह से इसने कार्यक्रम शुरू किए हैं आपके खिलाफ, आज नहीं तो कल और फंसाएगी, फिर आपका नौकरी करना दूभर हो जाएगा। मैंने कहा कि ठीक है चलते हैं। मैं उसके साथ लेकर आया, कानपुर में ही उसने हंगामा करना शुरू कर दिया और उसके जानने वाले वकील वहाँ के भी और तमाम गुंडे प्रवृत्ति के भी लोग थे जिनको मैं जानता नहीं। वो लोग भी आए और दबाव डालने लगे कि लिख कर दो तुम कि तुम अपनी सभी संपत्ति इसके नाम करते हो और इसके साथ ही रहोगे, कभी घर नहीं जाओगे। इन सब चीज़ों से जब मैं मना करने लगा तो उसने 100 नंबर या 112 नंबर डाल करके पुलिस बुला लिया कानपुर में और वहाँ पर लिख के दिया कि ये और इसकी बहन मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस वालों ने भी इसका रवैया देखा, इसके व्यवहार को देखते ही वो समझ गए कि ये किस में नौटंकी कर रही है, क्या कर रही है। उन्होंने बीच बचाव किया और मुझे वापस भेज दिया। मैं वापस आया, फिर छुट्टी लेकर मैं वापस चला आया घर। मेरे यहाँ पहुँचते ही फिर वो वापस फिर सिक्किम गई। तब जाके वहाँ उसने इंटरव्यू दिया और तमाम प्रकार का एलिगेशंस लगाए मेरे ऊपर, साथ ही साथ ऑफिशियल्स के ऊपर, ये कहते हुए कि उसको उन्होंने छुपा के रखा है, जबकि मेरे साथ ऐसे ऐसे गलत कर रहा है। ऑफिशियल्स ने भी मना कर दिया कि जब वो यहाँ नहीं है तो तुम यहाँ क्या कर सकती हो। वो वापस वहाँ से आ गई। मैं दिल्ली में था, प्रमोशनल पोस्टिंग कोर्स के लिए गया था, वहाँ पर भी आई, वहाँ भी मेरे प्रमोशन में खलल डाला। आधा अधूरा प्रमोशन हुआ, मेरा प्रमोशन का कोर्स हुआ, उसके बाद मैं रुका। वहाँ से वापस दिल्ली में उसके हंगामे के बाद वहाँ के भी जो प्रमोशन जो उनके अधिकारी थे उन्होंने मुझे सिखाया कि तुम्हारा प्रमोशन खतरे में आ जाएगा, इस तरह से नौकरी तुम्हारी डिले होती जाएगी और दिक्कत होगी। किसी तरह से इसको समझाओ बुझाओ और मनाकर आगे बात बढ़ाओ। अगर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो कोर्ट को देखे और कोर्ट को फेस करे, वहाँ अपना पक्ष रखे, जो तुमने गलतियाँ की होंगी वो ये सामने लाए, फिर कोर्ट जैसा सुनाएगा वैसा होगा। कह दो नौकरी पर परेशानी ना करें। ये तो मैंने समझाया ही, ऑफिशियल्स ने भी समझाया, फिर नहीं मानी। वहाँ से लगभग मुझसे 10-15 हज़ार रुपये लेकर वापस गई। वहाँ से वापस आने के बाद मैं अभी फिर सिक्किम में गया वापस अपनी पोस्टिंग पे। मैं पोस्टिंग पे था, ये आ गई घर। फरवरी 2025 की बात है। इसके 2025 के पहले ही इसने जो हमारा जुडिशल सेपरेशन का केस चल रहा था, जुडिशल सेपरेशन केस के दौरान जब भी मैं जाता था सुनवाई में, ये हंगामा करती थी। आउट ऑफ द कोर्ट जाके बाहर सड़क पर हंगामा करना और चिल्लाना, इधर उधर की बातें करना कि मतलब कि मैं तुम्हें फंसा दूंगी, कि तुम मेरे ऊपर गलत तरीके से हाथ रख रहे हो, मुझे गलत जगह छू रहे हो। मैं वहाँ डरता रहा, किसी तरह से बचता रहा। लगभग 1-2-4 केसेस में हियरिंग के दौरान मैं किसी तरह भागता रहा। लेकिन एक हियरिंग के दौरान अगस्त 2024 में उसने मुझे पकड़ लिया पूरी तरह, क्योंकि मैं अपने जो वकील हैं उनके चैम्बर में गया और पीछे पीछे ये भी आ गई। वहाँ पर उन लोगों ने बीच बचाव किया, लेकिन ये वकील होने के नाते अपने वकील का रुतबा दिखाने लगी, तो लोग थोड़ा सा दूर हुए और उसी बीच का फ़ायदा उठाते हुए इसने मेरे मोबाइल को और मेरे बैग में लगभग 20-25 हज़ार रुपये थे, जिसमें से 20 हज़ार रुपये उसने निकाल लिए। 5 हज़ार रुपये किनारे था जो कि नहीं पाए, और कोर्ट की फ़ीस देने के लिए और वकील को फ़ीस देने के लिए ले गया था मैं। तो वो लेके वो वहाँ से चली गई। बाद में जब मुझे पता चला आधे घंटे बाद लगभग, तो मैं कैसरबाग थाने में जाके इसकी रिपोर्ट लिखवाई मैंने। उस पर कार्रवाई हो रही थी कि तब जाके मैंने क्रिमिनल केस इसके ऊपर कर दिया कि देशद्रोही का भी मुकदमा में मतलब एप्लीकेशन दी है, इधर चोरी कर रही है और हंगामा तमाम करती है, हाथ के नसें काट रही है। इन सब चीज़ों को लेकर मैं उसके ऊपर क्रिमिनल केस कर दिया, मिसलेनियस क्रिमिनल केस, जिसका वाद संख्या है 49-93/2024। ये सुनवाई चल रही है, इसमें ये सब कुछ हो ही रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों में ये घिरती जा रही थी, क्योंकि इसके पास कोई ठोस सबूत था नहीं। जितनी भी चीज़ें इसने की थी मेरे खिलाफ, उसका कोई सबूत नहीं था, जबकि मेरे पास सारे सबूत थे। अब इनसे डर कर ये 2025 में वापस मेरे घर पे आई, फरवरी महीने में, लगभग 5-7 पुलिस वालों को लेकर, और रात में डंडे के बल पे घर को खुलवाया उन लोगों ने और इसको घर में दाखिल करवा दिया। रात भर ये मम्मी पापा को मारने की धमकी देती रही, झगड़ा करती रही। किसी तरह वो लोग वहाँ से बचा के निकल गए। अगले दिन थाने पर जब जाके इसकी तफ्तीश की गई और तहरीर देने की कोशिश की गई, तो थाने वालों ने ये बात कहते हुए मना कर दिया कि हमारी तरफ से तो कोई पुलिस ही नहीं है। जबकि वो लोग पुलिस की वर्दी में आए थे। इससे साफ पता चलता वो बहरूपिया थे या फिर कहीं और से गुंडे लोगों को वर्दी पहनाकर वो लेके आई थी।
किस तरह से मम्मी पापा घर से बाहर हो गए, लगभग 6 महीने तक वो घर से बाहर रहे। घर में लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा था, तो उसकी सभी हरकतों पे नज़र रहती थी। उसने सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ा, जिसका भी फुटेज मेरे पास मौजूद है। उसके बाद अज्ञात लोगों को घर में लाना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे चूँकि गाँव की बात है, इसलिए गाँव में बात फैलने लगी, तो उसको भी लगने लगा कि मामला गड़बड़ हो जाएगा और ये इसके डाइवोर्स केस में मदद हो जाएगी। तो वो एक रात को सारा ताला तोड़ के कुछ गहने थे और लगभग लाख रुपए के करीब रुपए उठाए और ये सब लेकर कुछ कीमती सामान वगैरह लेके निकल गए और वकीलों के मदद से कैंपियागंज में ही कहीं रहना शुरू कर दिया। उसके बाद निकलते ही उसने छोटे भाई के ऊपर रेप का मुकदमा रिपोर्ट दे दी थाने में कि उसने रेप अटेम्प्ट किया है मेरे ऊपर। उसकी सुनवाई जब हुई, उसकी छानबीन हुई,